अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जहांगीर वर्ड टाइम्स के एनालिसिस में आपका खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जी कई दिन से मैंने नवंबर की वीडियो अपलोड नहीं की थी। मेरा माइंड ये था कि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो अच्छा पॉजिटिव मुझे लगा कि रिस्पॉन्स है, तो हम नवंबर का स्टार्ट कर लेते हैं। तो नवंबर के वर्ड टाइम्स में बेसिकली आप देखें कि इसकी जो थीम रखी गई है वो ये है 26 अमेंडमेंट न्यू टग ऑफ वार के जी। ये जो 26वीं आइन में तरमीम की गई है, इसमें क्या है, क्या कुछ है, वो इसका मेन बेसिकली थीम होगा। और जी एमपीटी देने वाले बच्चे ज़रूर बताएं कि आप में से किसने कितने मार्क्स लिए हैं जी एमपीटी में, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलते हैं हम आगे अपने मैगज़ीन की तरफ। जी 26 अमेंडमेंट जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो 26 अमेंडमेंट है, टेमिंग द जुडिशरी। टेमिंग का मतलब होता है जब आप किसी जानवर को ट्रेन करते हैं, सुधारते हैं उसको, सुधारना इसको कहते हैं। तो क्या जुडिशरी को भी आप मतलब देखा जाए तो क्या जुडिशरी को भी अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं, जुडिशरी को सुधारना चाहते हैं, जो कि 26 अमेंडमेंट में इन्होंने क्या किया। तो आपको मैं बता दूं कि 26 अमेंडमेंट की हाईलाइट्स दे दूं, आप नोट डाउन कर लें कि 26 अमेंडमेंट बेसिकली है क्या। अच्छा जी, अब आप ये इसकी समरी देख लें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो क्या है। तो वो ये एक बिल है जी कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसका मकसद क्या है आप देखें। इसका मकसद है रिवोकिंग द सुप्रीम कोर्ट सो मोटो पावर्स, कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो सो मोटो पावर्स हैं वो अब ख़त्म कर दी हैं। ठीक है जी, इस अमेंडमेंट में तो जो कि सू मोटो पावर है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की वो ये है जी कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो खुद ही कोई भी कार्रवाई जो है इनिशिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल वो सेल्फ इनिशिएटेड एक्शन ले सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ले सकती है, कुछ रेमेडियल मेजर्स वो ले सकती है। और जो है जी किसी भी पर्सन का या अथॉरिटी का इंस्टीट्यूशन उसको एक्सटेंड कर सकती है ज्यूरी हमारी, और पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा, नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो कोई वो ले सकती है सुप्रीम कोर्ट एक्शन सिक्योरिटी के तहत। लेकिन वो जो है जी 26 अमेंडमेंट में ख़त्म कर दिया गया है। सेटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टर्म एट 3 ईयर्स। चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान का है उसका जो अरसा है वो 3 साल के लिए कर दिया गया। एम्पावरिंग द प्राइम मिनिस्टर, पहले क्या होता था कि जी सदर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, उसको चूज करता था चीफ जस्टिस को सदर। लेकिन अब क्या है जी, एम्पावर कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर को। अब आप देखें कि सारी ही ये जो अदलिया है उसको अपने हाथ में लेने का ये एक बिल पास किया गया है। इसलिए इस टॉपिक का नाम है जी टेमिंग द सुप्रीम कोर्ट, के जी उसको सुधारा जा रहा है। और क्या है जी, इसमें जजेस जो हैं हाई कोर्ट के और फेडरल शरीयत कोर्ट के भी यही जो है साहब अपॉइंट करेंगे। अंडर अमेंडमेंट्स प्रपोज टू क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 175A। और जो एक कुछ और भी अमेंडमेंट्स की गई हैं, एक तो ये की गई है जो आर्टिकल 175 का तीसरा क्लॉज है। तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो क्या किया गया है, टॉप जो जज है वो अपॉइंट होगा स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के कहने पर 3 मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस में से। ठीक है जी। The committee constituted for the same purpose shall send the name of the nominee to the prime minister। फिर वो कमेटी प्राइम मिनिस्टर के पास भेजेगी, सदर के पास नहीं। Who shall forward the same to the president for the appointment। फिर वो जो है प्राइम मिनिस्टर फिर जो है वो उसको भेजेगा अपॉइंटमेंट के लिए सदर को, फिर सदर भी उसको अप्रूव कर देगा। A judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of 65 year। और तब तक ये जज जो है ऑफिस को होल्ड कर सकेगा जब वो 65 साल का होगा। अनलेस ही सूनर रिजाइंस और इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, 65 साल रिटायरमेंट की एज है जी उनके लिए। तो बजाय इसके कि वो इससे पहले रिज़ाइन कर दे या गवर्नमेंट उसको निकाल दे। द अबव हैज़ द कंडीशन दैट द चीफ जस्टिस पाकिस्तान टर्म शैल बी 3 ईयर्स। ठीक है जी, तो इस कंडीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो उम्र है जी जज की वो सर्विस की वो 3 साल करी है। और इसके बाद आर्टिकल 184 है आपके पास, तो वो डील करेगा एपेक्स कोर्ट्स ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के साथ, टेकिंग अवे द सुमोटो पावर्स। ये अब आगे डिटेल में बताया कि सुमोटो पावर्स किस में थी, 184 आर्टिकल में थी, तो उससे वो ले ली गई हैं।
कि सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट मेक एन ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं सुप्रीम कोर्ट दे सकती, ना ही डायरेक्शन दे सकती है किसी भी किस्म की डिक्लेरेशन की अपने बिहाफ पर या फिर सो मोटो की नेचर के बिहाफ पर। एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन बियॉन्ड द कंटेंट्स ऑफ एनी एप्लीकेशन फील्ड अंडर दिस क्लास। ठीक है जी, तो ये भी इससे ले लिया। होप सो आपको इधर डिटेल में समझ आई होगी। तो जी अब हम देख चुके हैं कि ये 26 अमेंडमेंट क्या है। तो इन द एंड आप देखें कि इसका अगर होल पर्पस जो है इसका वो ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी को भी कंट्रोल किया जा रहा है, रीगेनिंग इट कंट्रोल बाय द एग्जेक्टिव्स। ठीक है जी, हैंड पिकिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, के अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ऐसा चुना जाए कि अपनी मर्जी का कि जो फैसले उन्हीं के हक में दे सके। तो लिस्ट ऑफ 3 वुड इंश्योर द गेम ऑफ थ्रोन्स एवरी फ्यू ईयर्स, हर साल अब ये गेम चलेगी। दस रैगिंग अ सिस्टम, तो सिस्टम क्या होगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। और एडमिटेडली द एग्जेक्टिव शुड हैव इट्स से इन जुडिशियल मैटर्स बट इट मस्ट नॉट सरपास द कन्फाइंस मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या जी कानून ही बदल दिया गया है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये इमेंस जो पावर का इस्तेमाल हो रहा है, गवर्नमेंट एक दिन रियलाइज़ करेगी कि जो अपोजिशन है उसको भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस फिर देनी चाहिए, ताकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर हम पूरा उतरें, बजाय इसके कि जिस पार्टी के पास पावर है उसी के पास ही सारे एख्तियार हों। द लीस्ट द गवर्नमेंट कैन नाउ डू इज़ टू इंश्योर देयर इम्प्लीमेंटेशन फॉलो अ मोर बैलेंस अप्रोच। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि अपनी अप्रोच को बराबर रखना चाहिए, कि ये जो है अपनी पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को हाइड ना करे और रोके ना, और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है अदलिया को माउल्ट का मतलब होता है जिस सांचे में ढालना, उसमें डालने की कोशिश ना करे। ठीक है, ये जो है आज देखा जाए तो बेहतरीन सा ये आज का टॉपिक था। अब आगे आप देखें, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखते हैं तो इस नवंबर में क्या क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो जी आप देखें कि ये IIOJK ब्लैक डे, तो ये क्या है हमारे पास। अच्छा जी, तो IIOJK का मतलब है जी इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे पास जो 27 अक्टूबर का दिन है जी वो ब्लैक डे है, क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 को जो इंडिया की फोर्सेस हैं वो गैर कानूनी तौर पर जी कश्मीर में एंटर हुई थी। और जो है जी ग्लोबल पावर्स जो हैं जो कि ह्यूमन राइट के बड़े झंडे लहराते फिरते हैं, तो अभी तक ये ऑब्वियस है कि कोई भी उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली कि इलीगली जो इंडियंस ने ऑक्युपाई किया हुआ है ये सब। तो जो है स्लीपलेस नाइट्स हैं, टमोटोलस डेज हैं, 77 साल गुजर चुके हैं अब तक 1947 से लेकर। तो जो स्क्रीम्स हैं, लोगों की चीखें हैं अनहर्ड, के अभी तक उनको किसी ने भी नहीं सुना। और रेजिस्टेंस जो है इंडियन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, इंडिया के कब्ज़े के ख़िलाफ़, जो कि अभी तक इंटैक्ट का मतलब होता है अभी तक सही सालिम है, डिस्पाइट इसके बावजूद कि जो यूनाइटेड नेशन ने कई रेजोल्यूशंस कराई हैं कि वो कश्मीर के राइट को और सेल्फ डिटर्मिनेशन को फुलफ़िल करें, इज़ अ ग्लेयरिंग इंस्टेंस ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ से साफ झलकती हुई जहालत जो है हमें नज़र आती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये हमारी बदकिस्मती है कि आम मिडिस्ट के दरमियान, इसका मतलब होता है रिपीटेड काज ऑफ कश्मीरी पीपल के कश्मीरी पीपल बड़ा बार बार कह रहे हैं दुनिया की कौमों को कि वो प्लेबसाइट करवाएं। प्लेबसाइट मतलब इत्तफाक राय जो होती है वो करवाएं जी इन कश्मीर अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है UNSC, उसकी रेजोल्यूशन के मुताबिक तो है। जो इंडिया जो है प्लेबसाइट बेसिकली राय शुमारी होता है कि लोग जो है जिसके हक में वोट देते हैं उसी को सिलेक्ट किया जाए कि, और जी है जी जीनोसाइड हो रहा है कश्मीरी लोगों का। तो इंडिया जो है वो परसिस्टेंट मॉकरी मतलब कि मुसलसल मजाक उड़ा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद था उसका। और इसने क्या किया है, बदल दिए हैं आर्टिकल 370 और 35A अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें जो है इंटरनेशनली स्टेटस जो है इसका रिकॉग्नाइज किया गया था जम्मू कश्मीर का।
और इसको जो है कहा गया है कि ये इंडिया का पार्ट है। तो अब ये वक्त है कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत जो है जी वो दिलवाएं, क्योंकि ये अब ज़रूरी हो गया है टू प्रेस इंडिया एंड पेव द वे, कि इंडिया को अब दबाया जाए और एक रास्ता निकाला जाए। पेव द वे का मतलब रास्ता निकालना, पीसफुल रेजोल्यूशन के अमन की कोई करारदाद की जाए जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग हो और इसके जो है जी कन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाए यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक। द लेगेसी ऑफ काजी फाइज ईसा, तो जी इसमें काजी फाइज ईसा साहब की मिरास बताई गई है कि वो पीछे क्या छोड़ गए हैं। तो क्या हुआ है जी, कानून की हुक्मरानी करने के लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है जी। उसके बाद जी वो अपने जो उनका जो पेशा है उसके अरूज पर पहुँचे हैं। पिनाकल मतलब कि अरूज होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बने। तो जो रिसेंटली ये रिटायर हुए हैं और इन्होंने अपने पीछे जो है देखा जाए तो एक बड़ी बिगड़ी हुई मिरास इन्होंने छोड़ी है। वो अक्टूबर 25 अक्टूबर को वो जो है जी आखिरी दफ़ा जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से जी है बाहर वॉकआउट कर गए। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़माने की जो एक कदावर शख्सियत थी, आप कह सकते हैं वंस टावरिंग मतलब जो कदावर शख्सियत थी, तो उसका कद जो है किसी हद तक आप कहें कि कम हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि वकला जो हैं उनके दरमियान जो है एक बड़ा इख्तलाफ है जी। और वो जो है जी इसके गवाह हैं वकला, ठीक है जी। और अदालत में क्या हुआ जी, मैनी बिलीव दैट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है एंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ करंट गवर्नमेंट मेजर जजमेंट्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर ओवरटर्निंग लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। इन्होंने क्या किया कि ताहयात जो नाअहली है उसको इन्होंने ख़त्म किया हुकूमत के कहने पर, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के। और इन्होंने क्या जी है जी किया जिसकी वजह से इनका कैरियर स्पॉइल्ड है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके डिसीजन को अप होल्ड किया, मतलब कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। उसके जो इख्तलाफी उनका जो है जी नोटिस था, उनका तहरीक इंसाफ को आप देखें कि जो है उनके निशान को जो मनसूख किया गया था उसके जो है इन्होंने उसके फैसले को बरकरार रखा। इन्होंने उसका जो कि एक बहुत बड़ी इन्होंने नाइंसाफ़ी की, ठीक है जी। उसका इख्तलाफी नोट भी इन्होंने रिज़र्व किया और इन्होंने क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिज़र्व सीटें थी, ठीक है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है बराह रास्त जो है फ़ायदा किसको मिल रहा था, आप देखें ये मिल रहा था जो है जी किसको, जो इत्तेहादी हैं जिन्होंने हुकूमत बनाई है, और इनके लीडर्स को मिल रहा था। और क्या इन्होंने किया कि हाल ही में इन्होंने क्या किया कि जो लोग मतलब कि इख्तलाफ राय रखते थे, अरकान असम्बली के वोटों की जो गिनती ना करने की सुप्रीम कोर्ट के साबका फ़ैसले को कलअदम करार देने का जो था, तो इस तरह से क्या है कि जो 26वीं जो है आइनी तरमीम है इन्होंने उसके लिए क्या की जी, राह हमवार की, ठीक है। और दोबारा जो है ये मुल्क को दोबारा जो है आप कह सकते हैं कि तूफ़ान के बीच में ले आया है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखें, मजमूई तौर पर देखें, तो इनकी बिगड़ी हुई मिरास है, क्योंकि इनके दौर में आइन के जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को जो है नज़रअंदाज किया गया था, ठीक है जी। और अदलिया जो है बतौर इदारा आप देखें वो नुमाया तौर पर जो है जी कमज़ोर हो गई थी। तो ये काजी साहब फाइज़ साहब की लेगेसी है जी कि इन्होंने हुकूमत के कहने पर बहुत कुछ किया और एंड में जी है जी आप देखें ये लोगों के दिलों से उतर गए। और मज़ीद क्या है, मॉडर्नाइजिंग द एजुकेशनल लैंडस्केप। अच्छा जी, तो जो आलमी तालीमी निज़ाम है उसमें इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने के हवाले से ये हमारे पास एडिटोरियल है, जिसमें आप देखें कि तालीमी जो मंजरनामा है उसको जदीद बनाने के साथ साथ जो है पाकिस्तान क्या कर रहा है जी, तालीमी निज़ाम को भी जदीद बनाने पर तवज्जो दे रहा है। और जो कि आप देखें कि नेशनल इमरजेंसी प्रोग्राम जो है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है जी, कुछ फेलो प्रोग्राम्स और कुछ इमरजेंसी प्रोग्राम्स, और इसके अलावा आप देखें कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और टेक्नोलॉजिकल जो न्यू जिम्स, डिस्पेंसरीज, अपडेटेड वाशरूम्स, ये सारी ई रोज़गार, साफ़ पीने का पानी, प्ले ग्राउंड वगैरह, ये सारा जो है तालीमी इदारों को जदीद बनाने के लिए जो है ये इन्होंने किया है।
उसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या किया है जी इन्होंने, अनदर नोटेबल एडिशन, ये एक और जो आप देखें आपके पास काबिल ज़िक्र इजाफा जो है वो क्या है जी कि तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की जो है जी आप कह सकते हैं कि उनको सॉफ्टवेयर फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं ये इस बात की यकीन दहानी कराएंगी कि तलबा जो है टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनमें बड़े माहिर हो जाएंगे और जो है डिजिटल लिटरेसी आम होगी कि आजकल के दौर के मुताबिक जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल खवानगी है, वो बढ़ेगी इससे, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट जो है कंपेटिबल होंगे कि वो जो है गैर मुल्की तलबा बैन अल-अक़वामी जो है उनकी अफरादी क़ुव्वत के वो तकाज़ों से हम आहंग हो सकें। और इसके अलावा मोर ओवर मतलब कि मज़ीद बरा आप देखें कि पाकिस्तान जो है लैग्स बिहाइंड, कि पाकिस्तान जो है आप देखें कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, जदीद एजुकेशन और करिकुला और स्किल्स में जो है बाकी कंट्रीज़ से आप देखें कि पीछे है, ठीक है। और तो गवर्नमेंट जो है उसने इस सब्जेक्ट को जो है टॉप इम्प्लीमेंटेशन एजेंडा बनाया है कि तवज्जो मतलब इसी चीज़ पे मरकूज़ की है। और इसके अलावा टीचिंग टेक्निक्स जो है कि जो तदरीसी अमला है और तदरीस का जो निज़ाम है वो भी कंड्यूसिव और हेल्दी इन्वायरमेंट मतलब कि एक साजगार और सेहतमंद माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है जी। और टीचिंग स्टाफ पर भी तवज्जो दी जा रही है। तो इसलिए जो है बहुत सारे जो है हमारे तालीमी निज़ाम को आप देखें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाने के लिए बहुत सारे आप कह सकते हैं कि मंसूबे शुरू किए गए हैं। उसके बाद है जी द थ्रेट ऑफ ग्लेशियल फ्लड्स, के ग्लेशियल फ्लड्स होते हैं जो कि ग्लेशियर्स के पिघलने से जो सैलाब आते हैं, मतलब कि बर्फ़ानी सैलाब आप कह सकते हैं। तो क्या है जी दुनिया में ज़ाहिरी बात है जो ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बर्फ़ानी जो ये हैं इनके पिघलने का बड़ा ख़तरा हो रहा है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिनको GLOF आप कहते हैं, तो इसने सीरियस थ्रेट्स दिए हैं ह्यूमन लाइफ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से अचानक सैलाब आ सकते हैं, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में आप देखें आ सकते हैं। तो पहले 10 ममालिक जो है इसमें जी है जी पाकिस्तान शामिल है, ठीक है, जिनको क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। पाकिस्तान में 3 माउंटेन रेंजेस है, ये आपको पता होना चाहिए, MCQs में भी आ सकता है कि हिंदू कश, कराक्रम और हिमालय, ठीक है जी। और इधर क्या है जी ग्लेशियर जो है बहुत तेज़ी से वो पिघल रहे हैं, ठीक है। और क्या है जी पानी की दस्तियाबी जो है आप देखें उसको संगीन जो है चैलेंजेस का सामना कर पड़ रहा है। तो क्रूशियल वाटर सोर्स है हमारे पास इंतहाई अहम, आप देखें दरिया सिंध जो है वो हमारे पास जो है उसका पानी जो है एक अहम ज़रिया है, जिससे मुल्क में आप देखें कि हमारे पास ज़राअत, तवानाई और पानी की फराहमी के तौर पे उसके लिए एक लाइफ लाइन का काम कर रहा है हमारे पास। तो हाँ, पाकिस्तान का जो आप देखें वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है कि इससे जो ये बर्फ़ जो है पिघल रही है, तो इससे जो पानी निकल रहा है वो इसको संभालने के लिए जो है पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो तैयार नहीं है। तो जिसकी वजह से सैलाब आते हैं और क्या होता है जी प्रोलॉन्ग ड्राउट्स और खुश्क साली के बहुत लंबे जो है वक्त के लिए या तो फिर आ जाती है। तो रिस्क जो है GLOF का और जो दीगर जो है आप देखें क्लाइमेट इंड्यूस डिज़ास्टर, जो आबो हवा की तब्दीली से जो आप देखें कि डिफरेंट यूँ कह सकते हैं कि आबो हवा से पैदा होने वाले जो सैलाब हैं और जो आफात हैं उनका ख़तरा क्या होगा, ड्रामाई तौर पर जी आने वाले सालों में बढ़ जाएगा। और जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, मौजूदा सूरत हाल है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए और जो है मल्टी लेवल जो है अप्रोच जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आलमी ताउन की भी ज़रूरत है ताकि जो है इसके क्लाइमेट क्राइसिस से हम निपट सकें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में अगले लेक्चर मिलेंगे। और प्लीज़ आप लोग फीडबैक दिया करें कि किस तरह से हमें करना चाहिए और ज़रूर फीडबैक दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।